बर्ड्स की ग्रुप आकर प्लेन से टकरा जाती है। इतने में ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है। उनके इंजन से बहुत सारी आग निकलने लगती है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगता है और कैप्टन अलार्म को इग्नोर करते हुए प्लेन को पानी में टच करा देते हैं। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स बाहर निकलने लगते हैं और सारे पैसेंजर्स प्लेन के बॉडी के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। प्लेन के लेफ्ट डिस्टेंस में करीब 2000 एक्स मिली, पर इसके बाद सारे अंडों में ऑयल डाल दिया गया और 1000 बर्ड्स को मार दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि कैप्टन कितने अच्छे पायलट थे। 15 जनवरी 2009 यूएस एयरवेज का एक फ्लाइट 1549 ने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से न्यूयॉर्क सिटी के लगार्डिया एयरपोर्ट से कार्लोटे एयरपोर्ट तक जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस प्लेन को उड़ा रहे हैं एक 57 ईयर ओल्ड के कैप्टन चेस्ली सुली, जिन्हें 19,663 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये एक अच्छे पायलट तो थे ही, साथ में ये एक अच्छे पैराग्लाइडर पायलट भी थे। और एक 49 ईयर ओल्ड के फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्किल्स, जिन्हें 20,727 कैरियर फ्लाइट्स आवर का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट में कुल 150 पैसेंजर्स सवार है। 3:25 PM में ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस दिन विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जिसमें कैप्टन सुली कहते हैं, व्हाट द व्यू ऑफ हडसन रिवर टुडे। ये फ्लाइट लगभग टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही 700 फीट की हाइट तक पहुंच जाती है। लगभग 2 मिनट तक सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जस्ट 2 मिनट बाद एक बर्ड्स की ग्रुप आकर प्लेन से टकरा जाती है। इस वक्त फ्लाइट 2818 फीट हाइट्स पे। बर्ड्स का ग्रुप इतना बड़ा था कि कैप्टन्स को लग रहा था कि पूरा विंडस्क्रीन बर्ड्स से ढक गया है। पूरे प्लेन में बर्ड्स के टकराने की आवाज़ आने लगी। इतने में ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ आती है और ये आवाज़ प्लेन के इंजन से आई थी। प्लेन के इंजन से बहुत सारी आग निकलने लगी। कैप्टन तुरंत इमीडिएट कॉल करके कहते हैं कि हमारे फ्लाइट में बर्ड स्ट्राइक हुआ है, हमारे दोनों इंजन काम करना बंद कर चुके हैं। तब ATC कहते हैं तुरंत फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट में लैंड करा दो, पूरा रनवे खाली है। तब कैप्टन जवाब देते हुए कहते हैं कि हम वापस लगार्डिया एयरपोर्ट आ रहे हैं। उसके तुरंत बाद कैप्टन ने अपना डिसीजन बदल लिया और ATC को कहते हैं कि हमारे प्लेन की हाइट इतनी नहीं है कि हम वापस से प्लेन को एयरपोर्ट तक लेकर आएँ। लेकिन प्लेन की स्पीड इतनी थी कि लगभग 19 सेकंड तक प्लेन क्लाइंब करती रहे। इंजन फेलियर के बाद भी 19 सेकंड के बाद ये प्लेन 3060 फीट तक पहुंच जाती है। इसके बाद ये प्लेन नीचे आने लग जाती है। जब प्लेन नीचे जाने लगती है तो कैप्टन चेकलिस्ट को चेक करते हैं और देखने लगते हैं कि इंजन को रीस्टार्ट कैसे किया जाए। चेकलिस्ट एक तरह का गाइड होता है जिसमें प्लेन के बारे में लिखा होता है और ये लिखा होता है कि इस सिचुएशन में किस तरह से प्लेन को कंट्रोल करना चाहिए और किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये गाइड इसलिए दिया जाता है ताकि कैप्टन जल्दीबाजी में कोई स्टेप मिस ना कर दे। पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इसमें रीस्टार्ट करने का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन वो इतने कम हाइट के लिए नहीं होता है। वो रीस्टार्ट करने का ऑप्शन एक थोड़े ज़्यादा हाइट के लिए होता है। हाई एल्टीट्यूड में रहने के कारण कैप्टन्स को अच्छा खासा टाइम मिलता है, पर हाई एल्टीट्यूड में ना होने के कारण इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। जब फ्लाइट नीचे आने लगती है तब कैप्टन बोलते हैं कि जिस स्पीड से हमारी प्लेन नीचे जा रही है उसके हिसाब से हम वापस लगार्डिया एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। उससे अच्छा ये रहेगा कि हमारे सामने में एक न्यू जर्सी एयरपोर्ट है, वहाँ पे प्लेन को लैंड करा दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब वो लोग कैलकुलेशन फिर से करते हैं तब उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारा फ्लाइट न्यू जर्सी एयरपोर्ट तक भी नहीं जा पाएगा। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सामने हडसन रिवर है, उस पे प्लेन को लैंड करा दिया जाए। सारी कैलकुलेशन करने के बाद और ये जानने के बाद कि प्लेन कोई भी एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएगी, तब वो फैसला करते हैं प्लेन को हडसन रिवर पे लैंड कराया जाएगा। तब वो ATC से कहते हैं कि हम फ्लाइट को हडसन रिवर में लैंड करा रहे हैं। हडसन रिवर पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया था जिसका नाम है न्यू वाशिंगटन ब्रिज। प्लेन इस ब्रिज से सिर्फ 900 फीट के ऊपर से गुजरती है। देन कैप्टन ये अनाउंस करते हैं पैसेंजर्स को कि हम हडसन रिवर में लैंड करने वाले हैं, इसलिए आप सब कॉलिजन के लिए रेडी रहे। तब तक ATC अपने सारे आसपास को बता देती है कि ये US एयरवेज का फ्लाइट 1549 हडसन रिवर में लैंड कर रही है। तो सारे बैकअप टीम को बुला लिया जाता है। देन सारी रेस्क्यू टीम रेडी हो जाती है हडसन रिवर को रेस्क्यू करने में। तब प्लेन 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगता है। प्लेन को अच्छे से लैंड कराने के लिए प्लेन की स्पीड को कम से कम रखा जाता है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके, नहीं तो प्लेन जैसे ही पानी को टच करेगा वो बाउंस करके ऊपर भी जा सकता है। ऐसे में प्लेन टूट भी सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैप्टन पायलट के साथ साथ एक पैराग्लाइडर पायलट भी थे, इसलिए इन्हें पता था कि प्लेन को पानी में कैसे उतारा जाए। क्योंकि प्लेन में बहुत सारी हवा भरी होती है, इसलिए प्लेन को
पानी में उतारना पॉसिबल है। बस ये चेक करना होता है कि प्लेन में कहीं पे एक्स्ट्रा होल्स ना हो जिससे कि पानी अंदर आ जाए और प्लेन डूब जाए। प्लेन जैसे जैसे नीचे जा रही थी वैसे वैसे कॉकपिट में अलार्म बज रही थी। ये अलार्म थी GPWS मतलब ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग मीटर। क्योंकि प्लेन पानी में लैंड कर रही थी इसलिए कैप्टन्स प्लेन के लैंडिंग गियर को नहीं खोलते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाएगा और प्लेन बहुत जल्द डूब जाएगी। इसलिए ये अलार्म बज रही थी। प्लेन के कंप्यूटर में ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें प्लेन ये देखती है कि ग्राउंड सामने आती जा रही है पर लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुई है। इसलिए प्लेन एक अलार्म देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, इसलिए ये अलार्म बजती रहती है। Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Obstacle. Obstacle. पर कैप्टन्स अलार्म को इग्नोर करते हुए प्लेन को पानी में टच करा देते हैं। प्लेन पानी में टच होने के बाद कुछ देर चलती रहती है। उसके कुछ देर बाद प्लेन जाकर रुक जाती है। एयरबस जो कि इस प्लेन को बनाने वाली कंपनी थी, उसे भी ऐसा पता था कि कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़े पानी में, इसलिए कंपनी ने इस प्लेन में एक डिचिंग बटन प्रोवाइड करी थी। इस बटन को प्रेस करने के बाद प्लेन खुद ब खुद को रेडी कर लेती है पानी में लैंड करने के लिए। इस बटन को प्रेस करने से प्लेन अपनी सारी होल्स को बंद कर लेती है, लाइक इनलेट वॉल्व्स, आउटलेट वॉल्व। इससे ना कि हवा बाहर जा सकती है और ना ही पानी अंदर आ सकता है। इसलिए पायलट्स ने इस बटन को प्रेस कर दिया था ताकि प्लेन को ज़्यादा टाइम मिल सके पानी अंदर ना आने के लिए और प्लेन ज़्यादा देर तक स्विम कर पाए पानी में, ताकि सारे पैसेंजर को रेस्क्यू कर लिया जाए। प्लेन जैसे ही पानी में लैंड करती है वैसे ही कैप्टन प्लेन के कॉकपिट डोर को खोल देते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि पैसेंजर जल्दी जल्दी बाहर जाए। धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स बाहर निकलने लगते हैं और सारे पैसेंजर्स प्लेन के बॉडी के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। प्लेन के लेफ़्ट डोर खुलने के कारण प्लेन में जल्दी से पानी भरने लग जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर शिप्स आ जाती है और फिर कुछ ही देर में सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें से एक पैसेंजर व्हील चेयर में भी था। इस पैसेंजर को भी बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद कैप्टन एक बार अच्छे से प्लेन को 2-3 बार चेक करते हैं कि कोई गलती से भी ना अंदर छूट जाए। जब कैप्टन प्लेन को अच्छे तरह से चेक कर लेते हैं तब लास्ट में कैप्टन बाहर आते हैं और शिप्स में बैठते हैं। And you were the last one out of the plane. I understand you were actually in the plane after it landed for 7 minutes. Was it filling up with water? What was it like inside that plane for those 7 minutes? Yeah, once we got everybody out, I stood in the plane to make sure everybody was out, and it was filling up pretty rapidly, and it got up to about waist level. And then when everybody was out in the lifeboats, I then stepped out on the edge there, and it was about knee deep at that point. And then stepped down the wing, and then it was waist deep again. And then at that point, the boats were already there taking people up, and I just jumped in and started trying to swim to the first boat I could find. So they fortunately someone pulled me up on the boat because I didn't have much use of my lower extremities at that point, and they pulled me up and threw me on the boat, and thank God that they did. और तब फ्लाइट पूरा डूब जाती है और 155 पीपल्स मतलब कि 150 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सारे लोगों की जान बच जाती है। क्योंकि सारे पैसेंजर्स के बैग भी साथ में डूब गए थे, इसलिए प्लेन की कंपनी ने सारे पैसेंजर्स को $5,000 दिए ताकि उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही में इनके टिकट के पैसे को भी रिफंड कर दिया गया। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद मतलब 17 जनवरी को इस प्लेन को बाहर निकाला जाता है। इस प्लेन का लेफ्ट इंजन प्लेन से उखड़ गया था। एक्सीडेंट के 7 दिन बाद इस टूटे हुए इंजन को भी ढूंढ लिया गया और तब पता चलता है कि प्लेन का राइट साइड का इंजन इतना भी डैमेज नहीं हुआ था कि वो रीस्टार्ट ना हो सके। पायलट्स को दोनों इंजन इसलिए डेड दिखा रहा था क्योंकि राइट वाले इंजन का सेंसर ख़राब हो गया था, इसलिए प्लेन दोनों इंजन को ख़राब बता रही थी। सेंसर ख़राब होने के कारण वो सही इंडिकेशन नहीं दे रही थी, इसलिए कैप्टन्स को लगा कि दोनों के दोनों इंजन
डेड हो चुके हैं और दोनों के दोनों इंजन अब रिस्टार्ट नहीं होंगे। इंजन के अंदर से बहुत सारी बर्ड्स की सैंपल मिलती है। इसके डीएनए टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये बर्ड्स कनाडा गीज थे। इन कनाडा गीज का वजन बहुत ज़्यादा भारी होता है। वैसे तो इंजन को ये चेक करने के लिए कि ये इंजन बर्ड स्ट्राइक को झेल पाएगी या नहीं, इंजन बनने के टाइम पे ये चेक किया जाता है कि इंजन बर्ड स्ट्राइक को झेल पा रही है या नहीं। इनमें चिकन्स डाले जाते हैं, पर इतने बड़े और भारी बर्ड्स को नहीं डाल के देखा जाता है कि इंजन इन सब चीज़ों को सरवाइव कर पा रही है या नहीं। इस एक्सीडेंट के बाद ये बर्ड्स को ट्रैक किया गया और न्यूयॉर्क में ही 17 ऐसे जगह को खोजा गया जहाँ पे ये बर्ड्स रहती थी। इन लोकेशंस में करीब 2000 एग्स मिली, पर इसके बाद सारे अंडों में ऑयल डाल दिया गया और वापस से उन सारे एग्स को उन्हीं घोंसलों में रख दिया गया। एग्स में ऑयल डालने के कारण एग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो बंद हो जाता है और तब इन एग्स का सेल डेवलप नहीं कर पाता है और अंडा डेड हो जाता है। अगर इन एग्स के अंदर बेबी भी हो तो वो भी मर जाएगा। ऐसी हालत को देखकर इन बर्ड्स को लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये जगह को छोड़कर चली जाती है। कुछ इस तरह से सारे पंछियों को एयरपोर्ट के आसपास से भगाया गया। इसी तरह की कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती है बर्ड्स को एयरपोर्ट के सामने से भगाने के लिए। इनमें से कुछ और टेक्निक है, जैसे कि पटाखे को जलाना और फल देने वाले सारे पेड़ों को काट देना ताकि पंछियों को खाना ना मिले और पंछियाँ इन जगहों को छोड़कर चली जाए। और कुछ टेक्निक्स है, जैसे बड़े बड़े स्पीकर लगाकर बड़े बड़े जानवरों की आवाज़ निकालना ताकि ये बर्ड्स ये आवाज़ सुनकर डर जाए और इन जगहों से चली जाए। कुछ इस तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती है ताकि बर्ड्स को एयरपोर्ट से भगाया जाए। इस एक्सीडेंट को देखते हुए पूरे दुनिया में लगभग 70,000 बर्ड्स को मार दिया गया। इधर NTSB ने लगभग 13 बार प्लेन सिमुलेटर में ठीक उसी तरह से प्लेन उड़ाया जैसे US एयरवेज की फ़्लाइट 1549 उड़ी थी, ताकि ये देखा जा सके कि फ़्लाइट वापस एयरपोर्ट में आ सकती थी या नहीं। लेकिन 13 बार में से सिर्फ 7 बार ही प्लेन वापस आ पाती है, बाकी बार नहीं आ पाती है। इसलिए उन्हें यह समझ आता है कि कैप्टन ने जो भी फैसला लिया था वो सही लिया था। इसे 13 बार एक प्लेन सिमुलेटर में उड़ाया जाता है जो कि गेम की तरह से होती है और इससे बिना असली प्लेन को यूज़ किए हुए ये पता लगाया जा सकता है कि किस टाइम पे प्लेन कैसा बिहेव करेगी। इससे हमें पता चलता है कि कैप्टन कितने अच्छे पायलट थे। प्लेन के इंजन को किस तरह से चेक किया जाता है, इस पर मैंने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से चलते हुए इंजन में चिकन्स को फायर किया जाता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है।